मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। अब नंबर और पर्सन को आपने अंडरस्टैंड करना है। नंबर और पर्सन। बेटे नंबर का मतलब है कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है। पर्सन का मतलब है ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ठीक हो गया जी। अब अगर सिंगुलर है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगेगा, फर्स्ट पर्सन है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब, सेकंड थर्ड है तो कौन सा लगेगा। ये रूल्स आज हम पढ़ेंगे। ये वो सेंटेंस है जो आपको मतलब गालबन नर्सरी और प्रेप में भी पढ़ाया जाता है, ही गो टू ऑफिस डेली। अब इसके साथ क्या लगता है जी, गोज। गोज क्यों लगा है, कहते हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है इफ इट इज सिंगुलर, ठीक है जी, या दिस इज द थर्ड पर्सन, और टेंस आपका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो आप क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा, ये स्टार्टिंग के लिए इस वजह से रूल रखा हुआ है ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में। मेनली हम यहाँ पे आते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। याद रखो, जब भी दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट, कंडीशन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इनको ज्वाइन किया जाता है एंड के साथ। यार याद रखो, दो सब्जेक्ट्स हैं या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं, इनको एंड से ज्वाइन किया गया है, तो आंखें बंद करके आपका जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, वो बेटा जी प्लूरल आएगा। कैसे, अ गोट एंड अ शीप इज ग्रेजिंग। क्या होगा जी, अ गोट एंड अ शीप आर ग्रेजिंग, प्लूरल लगेगा। इसी तरह से द वॉल एंड द टावर हैज फॉलन, द वॉल एंड द टावर हैव फॉलन। इज इट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। अभी सेंटेंस भी आएंगे, इनको माइंड में भी रखना है, आपसे मैं पूछूंगा अभी यहाँ। अगली बात कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ ज्वाइन किया इनको, इनका अगर मफहूम या इनका जो है बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पर्सन, तो फिर सिंगुलर लगेगा। अभी तो हमने पढ़ा है कि जी दो सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ ज्वाइन करें तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ये एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि द पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड। द पोएट एंड फिलोसोफर बेसिकली ये एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इलामा इकबाल इज अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर, आर ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर नहीं होगा। ठीक है जी। द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड, लेकिन एक कंडीशन है यहां पे, अगर इस फिलोसोफर से पहले आप आर्टिकल लगा दें दी, तो क्या होगा जी, फिर ये सिंगुलर लगेगा, फिर वो कंडीशन आ जाएगी। बिकॉज दो जब इनके अलग अलग से आर्टिकल लग जाएंगे तो दी पोएट एंड दी फिलोसोफर मींस दिस आर टू पर्सन जॉइंड बाय एंड, फिर पहले वाला रूल लगेगा। बट वंस दे आर रिप्रेजेंटिंग द सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग, देन आपका रूल जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी बात करते हैं जी। याद रखो बच्चों, जहां पे भी ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन और मेनी आर, ठीक हो गया जी, ये वर्ड्स जहां पे मतलब आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं, इसके साथ हमेशा आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। लेकिन इनकी आगे फर्दर कंडीशंस हैं जो हम पढ़ेंगे, उन कंडीशंस में आ जाएं तो फिर रूल चेंज हो जाता है।
जैसे कि ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी, ये गलत है, क्योंकि ईच लग गया है एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, तो इसका क्या होगा जी, ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी। इसी तरह से एवरी वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन द बुक नहीं होगा, एवरी स्टार्ट में लग गया है तो हैज स्टोलन द बुक। बात क्लियर है जी? अब पहले हमने, अब देखें जो रूल पढ़ा वो ये पढ़ा कि सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन और एंड से ज्वाइन किया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। दूसरा रूल पढ़ा, सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड रिप्रेजेंटिंग सेम पर्सन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तीसरा रूल पढ़ा, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, नन, मैनी आ जहां पे आ गया आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब आइदर नाइदर की बात आई तो याद रखें यहां पे ये रूल आ गया है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स आइदर आर या नाइदर नार से उनको ज्वाइन किया हुआ है, दे विल टेक द सिंगुलर वर्ब। जैसा कि आइदर ही आर हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक, दिस इज इनकरेक्ट। क्या होगा जी, आइदर ही आर हिज ब्रदर हैज स्टोलन द बुक, आइदर आर, नाइदर नार, ईच, एवरी, नन, मैनी आ, होगी बात क्लियर जी? इसी तरह से आइदर ही, नाइदर ही नार हिज डॉटर हैज स्टोलन द वॉच, ये हैव जो है ये इनकरेक्ट। इज इट क्लियर? अब बात आती है व्हेन टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय ईदर आर नीदर नार आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। जैसे शुरू में हमने बात की कि दो आपने सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया है एंड के साथ, इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम पर्सन तो सिंगुलर होगा, अगर डिफरेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लुरल होगा। अब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा है पिछले रूल में कि जी जहां पे आइदर आर और नाइदर नार जो है दो सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसकी जगह हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है। अगली कंडीशन चेंज हो गई है, अब हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब कहता है कि ये जो आइदर आर और नाइदर नार के साथ आपने ज्वाइन किया है दो सब्जेक्ट्स को, कहते हैं जी अगर तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक फर्स्ट पर्सन है दूसरा सेकंड है, एक सेकंड है तो दूसरा थर्ड है, ये कंडीशन आ रही है तो फिर बेटा जी क्या होगा, आपका जो वर्ब होगा वो लगेगा किसके हिसाब से, वर्ब विल एग्री, वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। अब यहां से समझने की कोशिश करें इसको। नाइदर ही क्या है जी, दिस इज थर्ड पर्सन। नार वी क्या है, दैट इज द फर्स्ट पर्सन प्लुरल। कंडीशन हमारी पूरी होगी जी कि दो मतलब सब्जेक्ट्स हैं लेकिन डिफरेंट पर्सन्स हैं, ज्वाइन इनको किया हुआ है हमने नाइदर नार से या आइदर आर से। अब बात यह है कि सब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस का ये वाला इज किसके लिहाज से लगेगा, तो रूल हमारा ये कहता है कि जो पर्सन या जो सब्जेक्ट वो जिस पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो जो उसके नियरेस्ट होगा उसके मुताबिक लगेगा। वी के साथ क्या लगता है, वी इज एंग्री, ठीक है जी, गलत है, वी आर होता है। तो हमारा क्या हुआ जी, नाइदर ही नार वी आर एंग्री, सब्जेक्ट verb will agree with the subject nearest to it in this condition। ये रूल क्लियर है जी? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो मुझे बता दें। एनीवन वाले भी एमएन अभी आएंगे आगे, अभी थोड़ा सा होल्ड करें, ये सारे रूल पढ़ेंगे हम।
ओके जी। इसी तरह आइदर यू और ही आर मिस्टेकन नहीं होगा, ही के मुताबिक लेगा, ही इज मिस्टेकन। नेक्स्ट है जी हमारे पास रूल कि दो नाउन है यहां पे भी या दो सब्जेक्ट्स हैं, कहते हैं इनको ज्वाइन किया है 1+1, इनको ज्वाइन क्या किया है विद के साथ या एज वेल एज के साथ। अगर दो नाउन, दो सब्जेक्ट्स, इनको ज्वाइन किया जाए एज वेल एज के साथ या विद के साथ, तो वर्ब विल एग्री किसके साथ जी? ये जो वर्ब लगेगा ये पहले के मुताबिक लगेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। नॉर्मली हम अंग्रेजी लिखते हैं और हम कहते हैं जी हम ठीक लिखा है, लेकिन ये गलती करते हैं। अच्छा जी, हमने कहा कि दो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनको ज्वाइन किया है विद के साथ या एज वेल एज के साथ। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा या वर्ब लगेगा वो पहले के मुताबिक लगेगा। पिछले रूल में क्या था जी? पिछले रूल में ये था कि एक सब्जेक्ट है, इसको ज्वाइन किया है ईदर आर के साथ या नीदर नॉर के साथ, तो आपका वर्ब किसके साथ लिहाज से लगेगा? जो इसके करीब होगा। लेकिन शर्त यह है डिफरेंट पर्सन होंगे। ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सेकंड हो, ये थर्ड है तो ये फर्स्ट हो। जैसा कि हमने कहा कि नाइदर ही नार वी आर, ये आर जो लगा है ना आपका वर्ब, ये वी के हिसाब से लगा है। ठीक है जी, एक ये सब्जेक्ट है एक ये सब्जेक्ट है, नाइदर नार्स के साथ ज्वाइन किया है। अब बात ये है कि नीचे वाला जो रूल है वो इससे डिफरेंट। यहां पे भी दो ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन ज्वाइन किससे किया हुआ है? वी हैव जॉइंड इट विद एंड एज वेल एज। यहां पे वो कह रहा है जी वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट पर्सन। पिछले में तो ये था ना जो जो नियरेस्ट होगा उसके मुताबिक लगेगा। इसमें ये है कि फर्स्ट वन के साथ। जैसा कि अभी आप इस एग्जांपल में देखें, द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स। एक आपका ये सब्जेक्ट है, एक आपका ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड है। इनको ज्वाइन किया गया है किसके साथ? ज्वाइन किया गया है जनाब विद के साथ। रूल भी हमारा यही कहता है विद या एज वेल एज के साथ अगर ज्वाइन हो तो अब ये वाला जो वर्ब है किस के रेफरेंस से लगेगा? ये हैव किस रेफरेंस से आएगा? रूल हमारा ये कहता है कि फर्स्ट वन के हिसाब से। तो फर्स्ट वन यहां पे कौन सा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हैव आएगा या प्रिंसिपल हैज आएगा? व्हाट डू यू थिंक? प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स have gone out for a walk. This is grammatically incorrect combination, क्योंकि हमारा ये वाला जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे लग रहा है, तो इसमें करेक्ट वर्जन इसका ये होगा द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। इज इट क्लियर? अब कितने लोग थे जो मेरी तरह इसको सही समझ रहे थे, जिनको रूल्स का नहीं पता? यही है, तकरीबन 100 रूल्स हम पढ़ेंगे और हमें आइडिया होगा कि हम कितनी गलतियां करें। अच्छा जी, उसके बाद एक ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, मोर देन वन। मोर देन वन के साथ यार हमेशा आपने सिंगुलर जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट्स इज absent। नाउन जो है वो प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। इसी तरह से एक बहुत बड़ी गलती कॉमनली हम बोलने में भी करते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज इल। क्या गलती है?
शाबाश. What is the mistake? What is the error? हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी राइट. वन ऑफ जहां पे भी आ जाए तो आपने प्लूरल यहाँ पे इस्तेमाल करना है. वन ऑफ फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फेलोज, वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स. हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा. इज इल. इज इट क्लियर? और हम, चलना, आप कह रहे हैं कि जी अगर हम नाउन की पोजीशन चेंज कर दें. यार पोजीशन चेंज भी कर दो तो जो नियरेस्ट होगा उसके मुताबिक लगेगा. रूल यही रहेगा. आप जितनी मर्जी, मतलब इस रूल से आगे पीछे नहीं होना. पोजीशन आप जितनी मर्जी चेंज कर दो उसके अकॉर्डिंगली आपका सेंटेंस बनेगा. इज इट क्लियर? अब ये बड़ी एक खूबसूरत सा रूल है. याद रखें, a number takes plural verb while the number takes singular verb. यार दी नंबर का उर्दू में ट्रांसलेशन की जाए ना तो इसका मतलब होता है तादाद. आ नंबर का मतलब होता है बहुत ज्यादा. अब बात की जाए, कहता है जी अ नंबर ऑफ पीपल इज वेटिंग टू कंग्रेचुलेट यू. एक सादा तरीका जो है ये भी है कि अंग्रेजी की गलती पकड़ने के लिए उर्दू में ट्रांसलेट कर. अ नंबर ऑफ पीपल इज वेटिंग टू कंग्रेचुलेट. बहुत सारे लोग आपको मुबारकबाद देने के लिए इंतजार कर रहे हैं. तो यहां से भी आपको आइडिया हो जाए कि कॉमन सेंस भी है कि इज नहीं आए. और वेटिंग. अ नंबर टेक्स प्लूरल वर्ब. द नंबर. अब पढ़ें जी. द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स. बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं और कहते हैं जी ये मतलब ऐसे ही है, करेक्ट है, लेकिन ये गलत है. अब दी नंबर की जगह लफ्ज लिखें आप तादाद. तादाद ऑफ ओल्ड पीपल हैज इंक्रीज इन द रीसेंट ईयर्स. इस रिसेंट ईयर्स में बूढ़े लोगों की तादाद जो है वो बढ़ रही है. ठीक है, तो दी नंबर विल टेक दिस सिंगुलर वर्ब. इज इट क्लियर? उसके बाद नन. नन की बात जब आती है तो याद रखें, नन जो है इट टेक्स प्लूरल वर्ब व्हेन इट रेफर्स टू काउंटेबल नाउन्स. जब ये काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल वो हैं जिनको गिना जा सके. ठीक है जी. लेकिन अनकाउंटेबल के साथ ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है. जैसे कि नन ऑफ द गर्ल्स हैज बीन टू द म्यूजियम बिफोर. नन ऑफ द गर्ल्स हैव बीन, बिकॉज गर्ल्स जो हैं दिस इज काउंटेबल नाउन. नन ऑफ द मीट्स इज फिट टू ईट. आर फिट टू ईट नहीं होगा. बेशक ये मीट्स हो जाए, यहाँ पे नन ऑफ दी जो है स्टार्स आ जाए, स्टार भी जो है वो नहीं गिने जा सकते. नन ऑफ दी हेयर आ जाए, बाल भी नहीं गिने जा सकते. तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा. इज इट क्लियर? चलें जी, आज की डोज में 10 रूल ही काफी हैं. अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ ताकि आपका थोड़ा सा पता तो चले कुछ समझ आई है आपको या नहीं. ये एक्सरसाइज मैं आपको सेंड भी करूंगा, ये आपने करेक्ट करनी है. आ जाए जी मैदान में. ईच वन ऑफ देम वर हैप्पी. पहला फिक्रा जी, करेक्ट इट. जी क्या गलती है? शाबाश शाबाश. a number of each one of them was happy. अब ये तो हमें पता चल गया जी, was happy ये लगाया क्यों है, रूल कौन सा लगेगा. हमने पढ़ा था कि जहां पे भी ईच एवरी, मतलब ईच वन एवरी वन आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ठीक है जी. ईच एवरी, नन, मैनी. उसके बाद जी नन ऑफ अस लाइक द आइडिया. नन ऑफ अस लाइक द आइडिया.
फेसबुक वालों आप भी थोड़ा सा ख्याल कर लो, आप भी कोई पार्टिसिपेट कर लो। शाबाश जी, वेरी गुड। नन चूंकि आ गया है तो हमने कहा था कि इसके बाद हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करने, इसको एज अ सिंगुलर लेते हैं हम। नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया। जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होता है तो एस या एस का इजाफा किया जाता है। उसके बाद either of two boys have read their lesson। थर्ड सेंटेंस, either of two boys has, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। वजह यह है कि हमने कहा था कि ईदर नीदर के साथ जब ज्वाइन किया जाता है तो ईदर के इनके लिए भी सिंगुलर हेल्पिंग। उसके बाद अकरम एंड असलम फील्स हैप्पी टुडे। फोर्थ सेंटेंस, अकरम एंड असलम, हमने कहा था कि जब दो सिंगुलर नाउन्स को, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ ज्वाइन किया जाए तो इट टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इट टेक्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो प्लूरल जब होगा तो हम बेसिकली इसको सब्जेक्ट को एज अ प्लूरल ले रहे हैं, तो फील्स नहीं आएगा, फील हैप्पी आएगा। उसके बाद ही गो टू स्कूल ऑन फुट। अब बताएं जी, ही गोज टू स्कूल, शाबाश। नीदर अली नार अकरम हैव डन देयर वर्क, हैज डन, शाबाश। उसके बाद अ वाइट एंड ब्लैक डॉग आर लेइंग इन द स्ट्रीट। इज लेइंग इन द स्ट्रीट बिकॉज ये अ ब्लैक एंड अ वाइट एंड ब्लैक एक ही कुत्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि हमने कहा था कि पोएट एंड फिलोसोफर। उसके बाद टाइगर लिव्स upon their prey। टाइगर्स लिव upon their prey, ये एस नहीं आएगा। Ali as well as his four friends were planning to visit the museum। जी, नाइन्थ सेंटेंस को करेक्ट करें। व्हाट इज द एरर? ये वर नहीं आएगा, वाज आएगा। क्यों? बिकॉज हमने कहा था कि अगर एज वेल एज या विद के साथ दो सिंगुलर नाउन ज्वाइन करें तो इसका वर्ब जो है पहले के हिसाब से लगता है। इट टेक्स, इट्स वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट वन। इज इट क्लियर? उसके बाद नाइदर ही नार आई आर लकी। आई के साथ एम आता है। हमने कहा था कि जब दो सिंगुलर नाउन और वो डिफरेंट पर्सन हों, अब ही थर्ड पर्सन है, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, ये डिफरेंट पर्सन इधर नार इधर आर के साथ ज्वाइन हो, तो रूल हमारा ये कहता था कि जो नियरेस्ट होगा आपका आपका नाउन, उसके मुताबिक जो है आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आई के साथ के हिसाब से लगेगा, ना कि ही के हिसाब से। इल न्यूज रन अ स्पेस, करेक्ट इट। इल न्यूज रन्स, न्यूज जो है ये सिंगुलर ले आए, ठीक है, दिस इज नॉट प्लूरल। हेडमास्टर एज वेल एज द बॉयज आर इन प्लेग्राउंड। हाँ जी, न्यूज जो है सिंगुलर, एग्जैक्टली। हेडमास्टर एज वेल एज द बॉयज आर इन द प्लेग्राउंड, इज इन द प्लेग्राउंड, क्योंकि एज वेल एज के साथ जब ज्वाइन हो तो फर्स्ट वन के हिसाब से आप करेक्ट करते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है जी, एवरीबॉडी नो दैट वॉर इज अ टेरिबल थिंग। एवरीबॉडी नोज, एवरी जब आज गया है तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। चलें जी, ये एक्सरसाइज भी आपकी होगी। अब आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। कोई बच्चा ऐसा जिसको यार समझ ना आई हो? कोशिश तो की है कि आपको जो है चीजें जो है क्लियर होती जाएं। हाँ जी यार, हम क्लास के एंड पे जनाब असाइनमेंट जिन लोगों ने भेजी हैं, सेशन के एंड पे आखिरी 10 मिनट 15 मिनट में आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो इवेलुएट की जाएंगी।
रूल 4 कह रहे हैं जी, रिपीट कर दें। रूल 4 में कोई ऐसी चीज तो नहीं थी सच, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जी। इनको यार नोट डाउन कर लिया करें साथ साथ। 4 क्या कहता है जी? इसमें सादा सी बात है प्लीज बच्चे कि ईच एवरी ईदर नीदर नन मैनिया जो है, the words following words have a singular verb if they are used as a subject। जब ये वर्ड एज अ सब्जेक्ट आपने यूज करने, जैसे ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी होगा, वर नहीं। एवरी वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन द बुक, ठीक है। आइदर नीदर, इसका भी आगे रूल आपने पढ़ लिए। मैनी या मैन, इज आएगा, वाज नहीं आएगा या वर नहीं आएगा। तकदीस फातिमा, अभी हम जो है ये आप कह रहे हैं जी हु के बाद क्या लिखा जाएगा, ये सारे रूल ग्रेजुअली हम पढ़ेंगे। आज ही के दिन हमने सारा कुछ खत्म नहीं करना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, दैट्स वाई मैंने आपको स्टार्ट करवाई है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसके जो है आपने तैयारी कहाँ से करनी है, ये पढ़ने कहाँ से हैं। इंग्लिश की ग्रामर की बुक है, बीए क्लासेस की, डिग्री क्लासेस की, टू द पॉइंट। उसके पहले जो 8 चैप्टर हैं वो करेक्शन ऑफ रूल्स हैं। तो आप सारे बच्चे वो बुक जो है वो खरीद लें, और उसकी एक्सरसाइजेस भी आपने करनी है, और ये रूल सारे भी वहां से करने हैं। सैयद सादात हैं आई गेस इनके राइटर। ये टू दी पॉइंट है यार, गाइड है इस ग्रामर की। नॉर्मली लोग इसको छोटी किताब समझ के नहीं पढ़ते, लेकिन ये बड़ी कमाल की बुक है। टू दी पॉइंट है ये, बीए की इंग्लिश की ग्रामर है। उसको आप ले लें, और उसके पहले 8-9 चैप्टर जो हैं वो हैं ही ये करेक्शन, वहां से ये करें आप बात। नहीं, ऑनलाइन नहीं अवेलेबल। रूल नंबर 9 की कह रहे हैं जी, सेकंड एग्जांपल। बच्चे मैंने बताया है कि अ नंबर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। आप सिंपली ये याद रख लें। हाँ जी, आफ्ताब अहमद ने, साजिद ने बता दी, ये गालबन सही कह रहे हैं। आफ्ताब अहमद की है जी पूरी पॉइंट। ये अ नंबर जो है जहां पे भी आ जाए ना, तो आपने आंखें बंद करके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना। दी नंबर जहां पे आ गया, आपने आंखें बंद करके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दी नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैज इंक्रीज्ड इन द रीसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में बूढ़े लोगों की तादाद कम हुई है, ठीक है जी। द नंबर हैज डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड, ठीक हो गया जी। ये टू दी पॉइंट है जी, प्रोफेसर आफ्ताब अहमद की। ये साजिद, थैंक यू यार, आपने हेल्प किया मुझे। ये आप ले लें। बड़ी सादा सी किताब है, लेकिन ये बड़ी कमाल की बुक है। ये आपकी करेक्शन के जो इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व कर देगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। दी नंबर जहां पे बच्चे आ जाए, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है जी। और इसको यार एज अ ग्रुप स्टडी रखो। आप सारे लोग जो है इस रमजान के मंथ को, मतलब हमसे जो हो सका इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर जो है वो कोशिश करेंगे कि जहां भी आपको प्रॉब्लम आए उसको रिजॉल्व करें। कहीं भी गाइडलाइन आपको चाहिए, हम उसको इंशाल्लाह पूरे ईमानदारी के साथ हमें जो चीजें आती हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। ये जो पेटी क्वेश्चंस आते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात पे जी। टाइम टेबल आपने उसमें नहीं सेंड किया, वी आर नॉट बाउंड टू सेंड यू टाइम टेबल यार। एक आपको मतलब ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एंड ऊपर से जो है आप मतलब ये बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट गुड। राशिद बलोच कह रहे हैं जी मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में ये किताब है। आप बच्चे, सबसे पहले तो ये है ना कि अब वैल्यूएशन जो है ना, एक चीज आपको मैं बता दूं, हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है,
आप सारे लोग उसको ज्वाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ कपल ऑफ डेज हम उसमें एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्टिविटी क्या होगी? ये करेक्शन के रूल्स, प्रेसी राइटिंग की एक्सरसाइजेस, और वहीं पे वो एवेलुएट हो जाया करेंगे। उसमें ये होगा कि जिसके पास भी आपके पास स्टडी मटेरियल है वो वहां पे आप जो है ऐड ऑन कर दोगे, और उस पे मतलब जितने हमारे सीएसपी ऑफिसर्स वहां पे ग्रुप में एडेड हैं वो भी मतलब कमेंट कर देंगे, और आपको जो चीज मतलब हेल्प चाहिए होती है वो आपको वहां से मिल जाया करेगी। ठीक है जी। हमारा ग्रुप सीएसएस कंपटीशन जोन पाकिस्तान, अगर आप सर्च करेंगे तो उस ग्रुप में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। ऐसे राइटिंग का थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगा जो प्रीवियसली हमने चीजें पढ़ी। ऐसे राइटिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या थे? हमने आपको सबसे पहले तो बताया यार क्रिएटिव राइटिंग कैसे करनी है। अब क्रिएटिव राइटिंग का एक पैटर्न है कि आप किसी चीज के ऊपर सबसे पहले जो आपका अमल होता है ना वो सोचने से स्टार्ट हो। आपने थिंकिंग का आपके क्या मतलब पैटर्न होगा, किस एंगल्स पे आपने सोचना है टॉपिक्स के ऊपर। उस पे फिर ये है कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने करनी है। फिर आपको आउटलाइन बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे, बल्कि ग्राफिकल आपको रिप्रेजेंटेशन की थी, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे। ये मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं ग्रुप में, आप वहां से सुन सकते हैं इफ यू गाइस हैव टाइम। फिर हमने आपको बताया कि कंपोनेंट्स ऑफ ऐसे। कंपोनेंट्स कौन कौन से थे जी? हमारे पास पहला कंपोनेंट आता है इंट्रोडक्शन, सेकंड कंपोनेंट इज बॉडी ऑफ ऐसे, थर्ड वन इज कंक्लूजन। ये तकरीबन हर सीएसएस एस्पायरेंट को पता है। अब इंट्रोडक्शन में जो चीजें परेशान आपको करती हैं, थीसिस स्टेटमेंट, सेकंड थिंग इज sensitization of ideas, and third is the brief description of ideas presented in the outline. अब नॉर्मली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हमारे सामने ऐसे का टॉपिक आता है, साजिद किताबें सारी अच्छी हैं यार, किताब कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन देखो यार हर बंदा ना तो बीकन हाउस से पढ़ा हुआ है, ना ये जो मतलब आपके अंग्रेजी स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होते। ये इस तरह की किताबें देख के ना वो नॉर्मली डर जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक आम फैम सी किताब आपको अभी स्टार्ट में करवाई, क्योंकि बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए, देन ट्रिप करेंगे हम इन किताबों की तरफ भी। ऑक्सफोर्ड की भी आपको बताएंगे और बाकी जो मतलब किताबें हैं वो भी हम सजेस्ट करेंगे आपको, लेकिन बेसिक्स के लिए थोड़ा सा उसको पढ़ने में इनको। अच्छा जी, थीसिस स्टेटमेंट, सेंसिटाइजेशन ऑफ द आइडिया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइडियाज प्रेजेंटेड इन द आउटलाइन। कल एक छोटी सी एफर्ट की थी कि एक डमी मतलब एक्सरसाइज की जाए
एक डमी आउटलाइन छोटी सी बना के आपको जो है वो बताया जाए कि किस तरह से हम ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि यार इंग्लिश ऐसे के इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ लिखें। मेरा प्लान तो ये था कि आज आपको ये ऐसे करवाया जाता है कि क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। अब इस सेम टॉपिक के ऊपर 2 आउटलाइंस हैं मैंने बनाई और ये इस वजह से कि टू मेक यू अंडरस्टैंड यार ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने क्रैमिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। हमने ये चीज ये स्किल सीखनी है कि हमारे माइंड में जो बातें हैं, हमने जो मतलब चीजें पढ़ी हुई हैं वो हमने पेपर के ऊपर किस तरह लेके आनी। हमने किसी बने बनाए नोट्स को नहीं जो है वो कहना जी मुझे नोट्स दे दें जी, मुझे लिखे हुए ऐसे दे दें जी, मुझे किताब बता दें जी। यार हम खुद इसको बनाना सीखें। उसकी वजह ये है कि दिस इज अ स्किल एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर रेस्ट ऑफ 11 पेपर्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द वेरी बेसिक अप्रोच जो पहले लेक्चर में हमने की थी। सेकंड, आपने मेरा अगर सेकंड लेक्चर लिया है तो उसमें मैंने आपके ऐसे के सिलेबस के बारे में बात की। सिलेबस आपका जो है ना वो कहता है कि आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अगर सिलेबस को पढ़े ना तो जो पहली चीज रिक्वायर कर रहे हैं ना एग्जामिनर, वो कह रहे हैं जी आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, आपका नॉलेज रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, आपके ऐसे में जो है वो आर्टिकुलेशन होनी चाहिए। ये सिलेबस को पढ़िएगा जाके। आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए और टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे, ये सारी बातें मैंने की हैं पिछले लेक्चर्स में। टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टाइल ऑफ ऐसे का मतलब ये कि ऐसे को रिपोर्ट नहीं बना के आ जाना कि इतना डेटा पुटअप कर देना है कि जी वो ऐसे लगे ना, ऐसे यार एनालिसिस है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स यू हैव टू मेक एन एनालिसिस। और आर्टिकुलेट फॉर्म में लिखना, आर्टिकुलेटेड फॉर्म में क्लैरिटी उसमें लेके आनी है। लैंग्वेज आपकी जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स यू आर सपोज टू आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द all the possible dimensions of the given topic। ठीक हो गया। अब बात यह है कि आउटलाइन हमारी बन गई। आउटलाइन बनाने के बाद जो अगला काम होता है वो ये होता है कि जी हम थीसिस स्टेटमेंट लिखें, हम जनाब इंट्रोडक्शन लिखें, हम तारुफ में क्या लिखें। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट सी चीज। इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम इसी टॉपिक को लेते हैं अगर आपको मुश्किल ना लगे। कहते हैं जी क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन। ये क्लासरूम, मैंने कहा था लेक्चर में कि आप अपने ऐसे के कैनवस को ब्रॉड करें। ये क्लासरूम आपका सिर्फ स्कूल का, कॉलेज का क्लासरूम नहीं है। दिस आइडिया is basically linking all the classrooms। हर वो जगह जहां से आप सीखते हैं, that is a kind of classroom। वो आपकी लैप ऑफ योर मदर भी हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट भी हो सकता है, आपके स्कूल कॉलेजेस भी हो सकते हैं, आपके जो है रिलीजियस नॉर्म्स भी हो सकते हैं जो बचपन में आपको सिखाए जाते हैं, आपकी मोरल नॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन डेफिनेशन की बात की जाती है तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिला के आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। कल हमने बताया था कि हमारी आउटलाइन का पहला जो पार्ट होता है ना, दैट इज इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने कहा था फिलोसफी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम्स इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ नेशन। 2-3 लाइनें हमने लिखनी है इसके ऊपर। याद रखो यार, आपकी आउटलाइन जो है ना वो इंट्रोडक्शन में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। ये ना हो कि इंट्रोडक्शन में और चीजें लिखी हों और आउटलाइन में आपने और चीजें लिखी हों। मैंने आपको ग्राफिकली बताया था कि जैसे एक फार्म हाउस होता है, उसकी एक विंडो होती है, विंडो के ऊपर आप आंख रखते हैं तो आपको पूरे का पूरा फार्म हाउस अंदर से नजर आ जाता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। उसमें पेट्स हैं, उसमें जनाब आपके ट्रीज हैं, ग्रास है, बिल्डिंग है, आपके स्विमिंग पूल हैं। वो मतलब आपको मतलब एक ही नजर में वो चीजें नजर आ जाती हैं। इन द सेम वे आप समझ लो यार, ये जो ऐसे का इंट्रोडक्शन होता है दैट इज जस्ट लाइक द विंडो ऑफ ऐसे। इस विंडो से आप एग्जामिनर को दिखाते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट नेक्स्ट।
what you are going to prove, what's your stance on that particular topic. अब बात ये है philosophy and importance of classroom in shaping the future of nation. थोड़ी सी philosophy झाड़ दें यहाँ पे. philosophy अगर मुश्किल वर्ड लगता है तो आप concept लिख लें, concept and importance of classrooms in shaping the future of nation. कि दुनिया में जितनी भी नेशन, तहरीम अभी हम बात करेंगे थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा इसको. अच्छा मुझे एक बात बताएं, दो हमारे पास तरीकेकार है. एक तो ये है कि ये ऐसे मैं डिक्टेट करवाऊंगा आपको पूरे का पूरा, इसके दो आउटलाइंस हैं मैंने बनाई हुई सेम टॉपिक. दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि हम जो है आपको कुछ सादा सा टॉपिक लेके उस पर लिखना सिखाएं. व्हाट्स योर चॉइस? जी बच्चों. सिंपल टॉपिक, सिंपल टॉपिक. सिंपल टॉपिक. सारे लोग यार अपनी राय दो. ठीक है, ठीक है. Simple topic is the choice of you people. ठीक है जी, ठीक है, हम कोई सिंपल टॉपिक ले लेते हैं. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. एक सिंपल सा टॉपिक हम ले लेते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं. और ट्रिकी वन की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे आप. ठीक है जी. हम एक सिंपल टॉपिक लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि यार ऐसे इंट्रो कैसे लिखना है. लेट मी डिक्टेट यू. चलो जी. आपको जो असाइनमेंट दी थी हम उसी को जो है आगे बढ़ाते हैं. करप्शन इन पाकिस्तान. अब देखो यार, करप्शन इन पाकिस्तान की जब बात आती है तो मैंने जो थिंकिंग पैटर्न आपको बताया तो मैंने कहा था यार सबसे पहले आउटलाइन का जो पहला पॉइंट होता है वो हमेशा जो है याद रखें इंट्रोडक्शन होता है. उसके बाद अगर करप्शन की बात की जाए हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ करप्शन. टाइप्स ऑफ करप्शन कौन कौन सी हैं? अब ऐड करें, शाबाश, ब्रेनस्टॉर्म करें. करप्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आइडियाज. ब्राइबरी इज फॉर्म ऑफ करप्शन. रिश्वत लेना जो है ये एक एम्बेजलमेंट हो गया या ये फॉर्म्स हैं. यहाँ पे आप पकड़े गए ना, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग कोई लिख रहा है, कोई ब्राइबरी लिख रहा है, कोई जनाब एवरीडे लाइफ लिख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन. यहाँ से ही अपने आइडियाज को आपने रिफाइन करना है. कुछ नेपोटिज्म लिख रहा है, नेपोटिज्म इज द करप्शन एग्जैक्टली. लेकिन अब देखें
कुछ लिख रहे हैं जी बिजनेस। मैंने बताया है, आपसे पूछा ये है कि करप्शन की टाइप्स बताएं मुझे। कुछ बच्चों के अच्छे आइडियाज थे, वी विल कंसिडर। एक ने कहा है जनाब इकोनॉमिक करप्शन। एक ने कहा है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव। इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स। इंटेलेक्चुअल करप्शन। अच्छा जी, मॉरल करप्शन भी हो सकती है जी। ये सीजिंग प्रॉपर्टी जी, किकबैक्स, ये मतलब फॉर्म्स ऑफ करप्शन है। अब इसके अंडर इकोनॉमिक करप्शन के अंडर आ जाएंगे आपकी जी, ब्राइबरी आ जाती है जी, ये किकबैक्स आ जाएंगे आपकी, वगैरह वगैरह। एक और भी हो सकती है, रिलीजियस करप्शन। अब बताएं जी काजेस। काजेस ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, कौन सी काजेस हैं जी? एजुकेशन करप्शन, इंटेलेक्चुअल करप्शन आपकी आ गई है। अच्छा जी, काजेस हैं जनाब, ये कह रहे हैं। अच्छा जी, ग्रीडीनेस है जी, बैड गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, lack of justice in all walks of life, lack of constitutional supremacy। कॉन्स्टिट्यूशनल कह लें, इंस्टीट्यूशनल कह लें। पुअर लीडर के बजाय इनकैपेबल लिखें। एंड पुअर पॉलिसीज कर लें। अच्छा जी, absence of rule of law, poverty is one of the। अच्छा जी, लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस, कॉलोनियल माइंडसेट, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है जी। ये फ्यूडल कल्चर आप लिख सकते हैं, शाबाश। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताया जी ताज ने, इलिटरेसी। चले इतने पे हम थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं, अभी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते, इंट्रोडक्शन भी लिखना है। अभी जस्ट हमने समझना है कि ये किस तरह से चीजों को लेके चले। उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। कौन से इम्पैक्ट्स आ रहे हैं? शाबाश। जी, इम्पैक्ट्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान।
इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आ जाता इसमें सबसे पहले, या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी? जी नेक्स्ट। जी इनसिक्योरिटी इज फाइन। Poor and order and state of insecurity. जी उसके बाद increase in violence in the society. सिंपल वायलेंस इन सोसाइटी लिखें। अच्छा जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जी हाँ जी, क्लास डिफरेंसेस। लीडिंग टू extremism. Uncertainty in society, ठीक है, lack of insecurity वो हो गया ऊपर। और क्या हो रहा है जी करप्शन से? ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा? चलें जी यहीं पे हम इसको, अब सॉल्यूशंस पे आए। सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड to address the issue of corruption in Pakistan। क्या वे फॉरवर्ड है जी बताएं। Strengthen the state institutions, मान लीजिए आपकी बात। Ensure the supremacy of constitution। Bring transparency in management, what kind of management? ये इंस्टीट्यूशंस की बात होगी तो उसमें बेटे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सारे आ जाते हैं। Ensure accountability in public and private sector, yeah, in all walks of life। जी provision of justice in the society। जी फ्रीडम ऑफ मीडिया, मीडिया तो यार ऑलरेडी इतना आजाद है, हमने कुछ किताबी बातें नहीं लिखनी, कुछ प्रैक्टिकल चीजें देनी है। लिटरेट ना करें लोगों को। इंश्योर हायर लिटरेसी रेट्स, चलें जी इतना ही रखते हैं। कंक्लूजन, ये मैं इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, उसकी वजह ये, हाँ जी पनिशमेंट्स अकाउंटेबिलिटी में आ जाती है ना चीजें, इसको इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट ये एक डमी के तौर पे हम ले रहे हैं, जस्ट हमने इंट्रोडक्शन लिखना सीखना है इससे।
हमारे पास ये आउटलाइन है। अब हमने जनाब इससे इंट्रोडक्शन कैसे बनाना है, मेन हमारा जो कंसर्न है वो ये है। आउटलाइन तो हम बना लेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स की रेपिटेशन है, बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बट इग्नोरिंग ऑल दैट, राइट एट द मोमेंट हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने एक इससे इंट्रोडक्शन लिखना सीखना है। वो किस तरह से लिखेंगे हम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी। अब बेटे सबसे पहली बात ये है कि थीसिस स्टेटमेंट पे आके लोग अटके रहते हैं। हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो रिटन एक्सप्रेशन है उससे स्टार्ट करें, सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है? करप्शन इन पाकिस्तान। आपके ख्याल में पाकिस्तान में करप्शन है? मुझे चार्ज पे लगा लेंगे यार बैटरी। 1 मिनट वेट कीजिए। वेट अ मिनट। दो तीन बातें हो सकती है ना यार, या तो पाकिस्तान में करप्शन है या नहीं, या पहले थी अब कम है, या अब ज्यादा है। यही सोचते हैं ना। एक ओपन टॉपिक है ना, ओपन डिस्कशन उसमें दिया। ओपन डिस्कशन में आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी जो है वो साइड चूज कर सकते हैं। हाँ जी, वी आर फेसिंग टू मच करप्शन, वेरी राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट। यार आपका इस पे स्टैंस क्या है? पाकिस्तान में करप्शन है? एक बच्चा कहता है जी बहुत ज्यादा करप्शन है, एक कहता है नहीं है। ये दोनों आपके थीसिस स्टेटमेंट्स ही हैं, लेकिन दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक ये है कि आपका जो ओपनिंग सेंटेंसेस होते हैं ऐसे कि वही आपकी थीसिस स्टेटमेंट कंसिडर की जाती है। एक ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते जाते हो, और आपकी जो इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइंस होती हैं वो आपके थीसिस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हम एज अ जर्नल इसको स्टार्ट लेते हैं। एक मैं कहता हूँ जी, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इल्स। ठीक हो गया जी? उसके बाद वर्ड बाइट या इसकी इंपॉर्टेंस, या जिसको मैंने कहा था जी सेंसिटाइजेशन ऑफ आइडिया, या थोड़ी सी अहमियत इसकी बतानी है कि इसकी अहमियत क्या है सोसाइटी में, या ओवरऑल आपके जो जिंदगी में क्या करप्शन क्या रोल प्ले करती है। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इल्स। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि दिस इज द, चले मैं सादा लिखता हूं इसको सिंपल फॉर्म में। करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इल्स। इट इज evident from history that corrupt nations have never prospered. तरक्की नहीं की जी। In developed world, its effects are comparatively less. सादा सी फिक्रें हैं यार, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है। बट
in third world countries, especially in South Asia, this issue is increasing day by day. अब डे बाय डे को बाय द डे भी आप लिख सकते हैं. Unfortunately, Pakistan is not an exception to this. एक्सेप्शन टू इट कर लें. अब ये दो तीन मोटी मोटी मतलब सादा सी सिंपल फॉर्म जो बातें हैं वो यहाँ पे हमने लिखी हैं. कोई भी फैशन आप ले सकते हैं. करप्शन इज मदर ऑफ ऑल इल्स, इट इज एविडेंट फ्रॉम हिस्ट्री. दुनिया का हमने बता दिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का थोड़ा सा बता दिया, और जो है फिर पाकिस्तान पे हम इसको ले आए. अभी आप जरा आउटलाइन को देखें, या यहाँ पे ही मतलब आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान पे जब ले आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस इट्स इंसेप्शन, या इससे सादा लिखते हैं सिंस 1927 the levels of corruption have increased many folds in Pakistan. बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं. ठीक हो गया जी. अब देखें कि आउटलाइन पे अगर हम जाएं तो ये बेसिकली हमने फिलॉसफी ऑफ करप्शन या एक इसका एक थोड़ा सा तारुफ बता दिया है. अब टाइप्स ऑफ करप्शन जो है इसको सादा तरीन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. इसके बाद एज फॉर एज ये उन बच्चों के लिए यार जो पहली दफा लिख रहे हैं, वो गौर से इसको मतलब वो अपने ऐसे राइटिंग में हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक्सप्रेशन को जो है बिल्डअप करते जाएंगे. उसमें हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में लेके आएंगे, लेकिन स्टार्ट में मैं असल में चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि यार इसको लिखना किस तरह से. अगर इसका एक और तरीका भी हो सकता है, चलें हम इसको और फॉर्म में ले सकते हैं, बल्कि वो मैं दोबारा आपको इसका पार्ट जो है वो बताऊंगा. हाँ जी, डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट लिख सकते हैं. हाँ जी, थीसिस स्टेटमेंट बच्चे इस क्या पूछे हैं कि जी इसमें क्या है थीसिस स्टेटमेंट. ये बेसिकली बिल्ड की है हमने थीसिस स्टेटमेंट. ये देखें कि पाकिस्तान में ये करप्शन जो है लेवल्स इसके 47 से ऑनवर्ड बढ़ रही है. आप ये सारा लिखने के बजाय सिर्फ ये भी लिख सकते हैं जी करप्शन इन पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. इस सारे को की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं. चलो मैं दोबारा स्टार्ट कर देते हैं. हम कहते हैं जी पाकिस्तान इज फेस्ड विथ करप्शन since 1947 and this very evil is increasing day by day. अब ये मैंने इसकी ओपनिंग लाइंस में लिख दिया है. दिस इज योर स्टैंस कि 47 से ऑनवर्ड पाकिस्तान जब से बना है, सिंस इट्स इंसेप्शन भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में लेके आना चाहें तो, तब से पाकिस्तान में ये करप्शन है और ये आए दिन जो है बढ़ रही है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ
corruption that include, अब include के बाद ये वाला जो पार्ट है ना आपका, that include economic corruption, sorry, that include economic, administrative, intellectual, moral and religious corruption. ठीक है जी, that include economic, administrative, intellectual, moral and religious. Including economic, administrative, intellectual and religious. बात समझ आ गई? ये सादा तरीन है एक रिटर्न पैटर्न कि आउटलाइन को इसमें किस तरह से लेके आना है, उन्हीं चीजों को। ऑल दो कि हम जब इसको सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में लेके आएंगे तो उसमें फिर ये है कि हम थोड़ा सा इनको मिला के लिखेंगे, इससे मतलब पैराफ्रेजिंग करेंगे हम इसकी। ठीक है जी, मतलब इकोनॉमिक का और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इसका मिला के कि पाकिस्तान इज फेस्ड विद इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, Pakistan is faced with corruption at economic and administrative levels, coupled with the intellectual and moral corruption that are adding to the miseries of the state. Moreover, religious corruption is also playing havoc with the state machinery. ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा वो चीजें आ जाएंगी, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी तरह से आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद ये आ गया जी, as far as causes of corruption in Pakistan are concerned, these are, अब ये वाला पार्ट जो है इसमें आप लेके आ सकते हैं, these are poor governance, lack of accountability and justice, lack of accountability, justice and constitutional supremacy, coupled with incapable leadership and poor policies. Moreover, absence of rule of law, poverty, colonial mindset and illiteracy are also adding to corruption in Pakistan. These are poor governance, lack of accountability, justice and constitutional supremacy. Moreover, incapable leadership, poor policies, absence of rule of law, poverty, colonial mindset of people and illiteracy are adding to corruption in Pakistan. ठीक हो गया जी? ये वाला पार्ट इसमें आ गया, ये काजेस आ गए आपकी। उसके बाद इम्पैक्ट्स इन द सेम वे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इस तरह से लिखना है इसको, these causes has resulted in a number of
impacts that country is facing at the moment. These impacts include economic crisis, poor law and order situation, violence in society, poor infrastructure, and class differences that are leading to the extremism in Pakistan. ये आ जाएगा जनाब आपका आउटलाइन का एक वर्जन यहाँ पे। उसके बाद अगला पॉइंट है जी आपके सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड को बहुत ज्यादा कोई एक्सप्लिसिट वे में हम इंट्रो में नहीं लेके आते, इसको जस्ट ये है कि ओपन एंड्स छोड़ते हैं और इसको बहुत ज्यादा मतलब इलैबोरेटिव नहीं होते इसमें। इसमें आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि नो डाउट देयर इज नो ब्लिंकिंग द इफेक्ट, या नो डाउट दिस इशू इज an ever increasing phenomenon that cannot be eradicated to its 100%, but it can be minimized to its acceptable levels. और acceptable levels के लिए क्या करना चाहिए? For that matter, मतलब the country needs strengthening of the state institutions, supremacy of constitutions, accountability, and provision of justice in society. Moreover, taking the pragmatic measures at the pattern of the modern world may decrease this very issue in Pakistan. ये आपका जी तारुफ हो जाएगा। और ये स्टैंस है, आप मुझे बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? गो के अभी मतलब राइटिंग आपने जब स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट के लिए ये एक पैटर्न है, आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करना है, आहिस्ता आहिस्ता हमने लफ्जों की मार देनी है इन चीजों को, मतलब हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, यहां तक बच्चे किसी को समझ ना आई हो, ये इतना ही तारुफ होता है यार। जी, हिस्ट्री ऑफ नेशंस अगर लिखना चाहें, जैसे मैंने स्टार्ट किया था शुरू में, तो स्टार्ट में ये कहानी भी लिख सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज्यादा एलैबोरेटिव ना हो, बहुत ज्यादा एलैबोरेटिव ना हो। ये इतना सही काम है जी इसका जो है वो इंट्रोडक्शन लिखना। अब अगला काम क्या करना, जब बॉडी में हम लिखेंगे ना, जब बॉडी ऑफ ऐसे में जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान की 1947 से अब तक की जो हालात हैं इस पे एक सिंगल पैराग्राफ बनाएंगे, जो ये शो करेगा जी पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ रही है, 47 से आन बढ़ी है ये। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करेंगे कि हमने एक एक काज को इंक्लूडिंग इकोनॉमिक काजेस, इकोनॉमिक जो इशू है इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ हमने डिफेंड करना है इन दी यूजिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे एक पैराग्राफ, इस पे एक पैराग्राफ, इस पे। ठीक है जी। तो ये इसकी टाइप्स आ जाएंगी जो कि पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं, जिसको मतलब आप एक्सप्लिसिट वे में वहां पे साबित करेंगे। उसके बाद करप्शन की जो मतलब काजेज हैं पाकिस्तान में, वो आप एक एक पैराग्राफ करते जाएंगे। इस तरह से आपके पैरे बनते जाएंगे बॉडी ऑफ ऐसे के, और फाइनली इन द लाइट ऑफ दिस होल डिस्कशन आप आखिरी पैराग्राफ में जो है वो बताओगे कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है। ये सिंपलेस्ट एक मतलब एक छोटी सी आउटलाइन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स भी हमने इतने नहीं बनाए जी, जस्ट आपको समझाने के लिए। बात क्लियर है जी, समझ आ गई है बच्चों? हाँ जी, स्टार्ट के लिए बस ये, हाँ जी कोटेशन बेटे लिख सकते हैं आप, स्टार्ट में कोटेशन भी लिख सकते हैं, बट दैट शुड बी पर्टिनेंट टू दैट टॉपिक, गिवन टॉपिक से रिलेटेड हो फिर बात है। कोई ऐसा जवान जिसको समझ ना आई हो जी? अब देखें, ये एक मैंने बनाई थी आउटलाइन, क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन। इसमें अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन क्लासरूम्स एंड फ्यूचर ऑफ नेशन फ्रॉम एनल्स ऑफ हिस्ट्री। अब ये वो सारे मतलब फैक्ट्स हैं जो मैंने इसमें लिखे। फिर स्टेटस ऑफ पाकिस्तानी क्लासरूम्स इन शेपिंग द नेशन, पाकिस्तानी लॉर्ड मकाले की पॉलिसी क्या थी, उसके बाद हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान रिफ्ट जो है वो क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें। फिर वे फॉरवर्ड आ जाता है, और फिर ये एक मतलब इंट्रो भी लिखना स्टार्ट किया था।
Learning is an important aspect of human personality. This process starts from the lap of your mother to socio-cultural environment coupled with formal education. ये खैर करवाऊंगा मैं ऐसे. इसके दूसरा वर्जन ये बन सकता है. Evidences where classrooms change the destiny of nations. सबसे पहले इस्लाम की बात कर लें, फिर जापान की है, फिर नाइट स्कूल्स ऑफ रशिया हैं, फिर जनाब आपकी डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयर एजुकेशनल रैंकिंग है. एजुकेशन जो है वो डीकॉलोनाइजेशन को किस तरह से मतलब पॉसिबल हुआ, फिर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स जो हैं और इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, फिर क्लासरूम डिसाइड सोशल फेट ऑफ द नेशन किस तरह से करते हैं, क्लासरूम जो है वो गुड गवर्नेंस किस तरह से लेके आते हैं, एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे लेके आती है, फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दी पोर एजुकेशन क्या होते हैं जो हम फेस कर रहे हैं, फिर स्टेटस ऑफ पाकिस्तान विद रेफरेंस टू इट्स एजुकेशनल सेटअप, ये है जरा, फिर इसका वे फॉरवर्ड आ जाता है. खैर इस स्टेज पे अभी पहुंचेंगे आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता. अभी आज मुझे बताएं कि यार कुछ समझ आई ये जो हमने एक बड़ा सादा सा बच्चों वाला पैराग्राफ लिखा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार चीजों को स्टार्ट में आपने किस तरह से लेके